10th क्लास NCERT चैप्टर 4 कार्बनिक एवं उनके यौगिक। कार्बनिक एवं उनके यौगिक। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिक को अध्ययन किया जो हमारे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे, जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें सुबह से आपने जिस वस्तुओं का उपयोग अथवा उपभोग किया हो, उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची को अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी के उपयुक्त स्तंभों में रखिए। आपके द्वारा भरी हुई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनी है। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलता है? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक आदि अनेक वस्तुएं इन सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होता है। भूपर्पट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पट्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्राकृतिक में इनकी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन के इस गुण का अध्ययन करेंगे जिसके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। कार्बन में आबंध, सहसंयोजक आबंध। पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिक के गुणधर्मों का अध्ययन किया। हमने देखा कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिक में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। जैसे कि हमने अध्याय 2 में देखा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। उपरोक्त यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिक के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणु के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। चूँकि अधिकांश ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिक में
अवंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। कक्षा 9 में हमने विभिन्न तत्व की संयोजन क्षमता तथा संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 और कार्बन के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण कैसे होगा। कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश की पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रकृति के आधार पर तत्वों को अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व हमारे सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका हाथ से करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो हम जानते हैं कि बाहरी कोश में पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्व की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका हाथ से करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C+4 ऋणायन बन सकती है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खो कर C धनायन बन सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन के बाहरी कोश में 2 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे और 4 इसमें होगा। 4 2 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्बन के परमाणु संख्या। तो 2 अंदर होता है और 4 बाहर में होता है। तो या तो 4 2 किसी से लेगा तो ये 8 हो जाएगा, या फिर 2 किसी को देगा तो ये 8 हो जाएगा और इसका विन्यास पूरा हो जाएगा। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं की बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका गलनांक 290 और क्वथनांक 391 होता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका गलनांक 209 और क्वथनांक 334 होता है। एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनॉल CH3CH2OH, इसका गलनांक 196 और क्वथनांक
351 होता है। मेथेन CH4, इसका गलनांक 90 और क्वथनांक 111 होता है। हाइड्रोजन में 2 परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिल करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन के अणु निर्माण होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन की एक परमाणु है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिल करके एक हाइड्रोजन का अणु का निर्माण करता है। हाइड्रोजन के एक अणु H2 हो गया, ये हाइड्रोजन के एक अणु हो गया। आइए कुछ देखते हैं इसमें। इस तरह से बनी अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसे कि आपने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, अतः इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाभिक हो गया, नाभिक इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो एक है नहीं, तो इसका के कोष में कितना है, एक है, लेकिन एक और चाहिए। इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु यानी H2 बनाते हैं। यानी इसमें एक और चाहिए हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो H2O, ये क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शन के लिए हम क्रॉस का उपयोग करते हैं, यानी एक क्रॉस हो गया और एक क्रॉस हो गया, एक क्रॉस एक क्रॉस, एक क्रॉस हो गया, एक क्रॉस हो गया, इसका उपयोग करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच संयोजी एक आबंध बनाती है। इस आबंध को 2 परमाणु के बीच एक रेखा द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र 4.2 में दिखाया गया है। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी। क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु Cl2 बनाती है। क्या आप इस अणु के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना सकते हैं। याद रखिए कि केवल संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को ही चित्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है, जैसे कि चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। आइए चित्र में देखते हैं। जैसे इस चित्र में ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, दोनों साझेदारी कर ले रहा है, और दोनों साझेदारी करके इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। यानी फर्स्ट अष्टक में कितना होता है, 2 होता है, और सेकेंड अष्टक में कितना होता है, 6 हो जाएगा, 3 4 5 6। यानी कि पहला एल कोष में 2 होता है, एल के बाद के आता है, सॉरी के पहला होता है, दूसरा एल होता है, के एल एम एन, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो पहला में कितना 2 होता है, फिर दूसरा में 8 होता है,
तीसरा में 18 हो जाता है, अगला में 32 हो जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो इसको पूरा कोर्स करने पूरा अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना 8 की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें तो पहले क्वेश्चन में हो गया के में, और 6 सेकेंड में हो गया एल में, लेकिन इसमें 2 और चाहिए। तो इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन में साझेदारी करके के इसको 8 पूरा कर ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होती है। इसे 2 परमाणु के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। क्या आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया हो? इस अणु में एक आबंध है और दूसरा द्विआबंध है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता क्षमता क्या होगी? अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की 3 सहभागी युग्म प्राप्त होती है। इसे 2 परमाणु के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है। N2 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया गया है। जैसे नाइट्रोजन में अंदर में 2 है और यहाँ से बाहर में इसका 3 है। तो पहला अष्टक में 2 होता है और दूसरा अष्टक में इसका कितना बच गया, यानी कि नाइट्रोजन के 7 होता है ना, 7। तो पहला में 2 हो गया, तो दूसरा में कितना बच गया, 5। सॉरी, हाँ देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। फर्स्ट को अष्टक में कितना होता है, 2 होता है। और सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में 5 बच गया। तो 5 बच गया तो इसको कितना और चाहिए, तो चाहिए इसको कितना, 3 और। तो 3 यदि अगला अगला नाइट्रोजन से ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 का साझेदारी करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है या 3 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। यानी दोनों एक दूसरे को साझेदारी इसको ए दे देगा और इसको ए दे देगा, यानी दोनों दे करके एक दूसरे से क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। और ये नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अमोनिया के अणु का सूत्र NH3 है। क्या आप इस अणु को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई। इन अणुओं में एक, द्वि एवं त्रि कौन सा आबंध होगा? अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक भी है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। मेथेन के सूत्र CH4 है। जैसे कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और कार्बन चतुस्संयोजक है, क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन की इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसे कि चित्र 4.5 में दिखाया गया है। कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु।
ये साझेदारी एक दूसरे से कर करके और CH4 का निर्माण करता है। इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध बनाने वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अत्राणविक बल दुर्बल होता है। यानी कि भीतर प्रबल होता है लेकिन बाहरी का जो अंतराण्विक बल होता है वो दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक भी कम होता है। इन यौगिक के क्वथनांक और गलनांक भी कम होता है, क्योंकि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के अपरूप। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप से पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का परमाणु से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं को परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआयामी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल की एक दूसरे से ऊपर व्यवस्थित होते हैं। देखिए, हीरा की संरचना होती है और ये ग्रेफाइट की संरचना होती है। इसमें त्रि-आबंध होती है। एक परमाणु से 3 जुड़े रहते हैं। एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है। यानी प्रत्येक से 3 जुड़े होते हैं। एक यहाँ और एक यहाँ, प्रत्येक से 3 जुड़े होते हैं, इसलिए इसे त्रि-आयामी बोलते हैं। और इसमें 1 से 4 जुड़े होते हैं, इसलिए इसे चतुष्फलकीय बोलते हैं। यानी कि यहाँ देखिए तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। यहाँ देखिएगा तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इसलिए चतुष्फलकीय बोलते हैं। ये ग्रेफाइट का हो गया संरचना, ये हीरा का संरचना हो गया। ये C60 बकमिस्ट फुलेरिन यानी फुलेरिन की संरचना है। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। हीरा अब तक की ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, यानी इसका भौतिक गुणधर्म अलग होता है लेकिन रासायनिक गुणधर्म इसका सेम होता है। जब ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिस अधातुओं के बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध पदार्थ को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरा को संश्लेषित किया जाता है। यह संश्लेषित हीरा आकार में छोटा होता है, लेकिन अन्यथा यह प्राकृतिक हीरा से अभेदनीय होता है। फुलेरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C16 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है, क्योंकि ये अमेरिका आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलेर द्वारा डिजाइन किया गया जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति।
विभिन्न तत्व एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन को संरचना भी देखी। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुएं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हाल ही में रसायन शास्त्र द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सब से कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंधन की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बंधने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए। पहला है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस अणु को श्रृंखलन कहते हैं। इस यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़ी हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन की यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यानी सिर्फ एक वाला आबंध वाला को संतृप्त यौगिक बोलेंगे और द्वि अथवा त्रिआबंध वाला कार्बन यौगिक को असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। कार्बन यौगिक में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन अथवा अत्यधिक प्रबल होते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। क्योंकि कार्बन के संयोजकता 4 होता है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा अणु अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप में अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म में नाभिक मजबूत से पकड़े रहते हैं। बड़े परमाणुओं वाला तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यधिक दुर्बल होता है। कार्बन यौगिक। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण चतुस्संयोजक और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिक के कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया गया तथा यह समझा गया कि एक कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीव में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया कि संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवण के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अभी भी
कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक। मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिनका सूत्र C2H6 है। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के रूप में आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन के शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। CC चरण फर्स्ट, एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु। प्रत्येक कार्बन परमाणु के 3 संयोजकता असंतुष्ट रहते हैं, अतः प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है, जिससे कि निम्न प्राप्त होता है। देखिए, एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये सेकेंड चरण हो गया। 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े परमाणुओं की कार्बन परमाणु। एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को 4.6 में दर्शाया गया है। ये देखिए दर्शाया गया है। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को आबंध बना है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन का आबंध बना है। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होता है। ऐसे यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्यतः ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं, हम पहले जैसे चरणबद्ध करते हैं। फर्स्ट में CC चरण फर्स्ट में एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु चरण फर्स्ट है। चरण 2 में एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ करके हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु के एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। दूसरे चरण में इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बन के बीच द्विआबंध हो, जिससे हम निम्न प्राप्त करते हैं। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ, इसके बीच में कितना द्विबंध है। चरण 3 में एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक की सूत्र C2H-2 है, जिसे एथाइन कहते हैं। क्या आप एथाइन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की चित्र कर सकते हैं? इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध की आवश्यकता है? कार्बन परमाणुओं के बीच इन प्रकार द्वि या त्रि-आबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणु वाला कार्बनिक यौगिक मीथेन, एथेन एवं प्रोपेन की चर्चा की। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखला में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इनमें से 6 के नाम तथा संरचना सारणी में दिए गए हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचना। यह हो गया कार्बन परमाणु की संख्या
फर्स्ट मीथेन यानी CH4 सूत्र, और इसकी संरचना हो गया C और 4 हाइड्रोजन। दूसरा एथेन हो गया, एथेन में C2H6 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन में 3 हाइड्रोजन। तीसरा प्रोपेन C3H8 C3 और H8 3 3 6 और 2 8, यानी कि इस संरचना में 3 कार्बन होगा और 8 हाइड्रोजन होगा। अगला ब्यूटेन C4H10 यानी 4 गो कार्बन होगा और 10 हाइड्रोजन, 4 4 8 और 2 10, यानी 10 हाइड्रोजन होगा। पेंटेन C5H12 यानी 5 कार्बन और 12 हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी इधर 5 5 ऊपर और 1 और 1 2, यानी 12 हाइड्रोजन। हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन हो जाएगी। 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन, यहाँ 6 और 6 ऊपर में 6 6 12 और 2 14, ये हो गया हेक्सेन का। किंतु आइए हम ब्यूटेन पर पूर्ण विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं की कार्बन कंकाल बनाए तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। C से 4 कार्बन बना, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन का ही एक अलग कंकाल बनाया गया है। दोनों संभावित कार्बन का ही कंकाल है, लेकिन दोनों में अंतर है। से संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने में हमें निम्नलिखित प्राप्त होंगे, यानी ये 4 लगातार कार्बन है, इसके हाइड्रोजन भरे हैं तो 4 नीचे और 4 ऊपर और 2 साइड में। लेकिन यहाँ पे 4 ही कार्बन है, लेकिन इसका लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तो इसके साथ 3 कार्बन हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ सिंगल आ गया, तो इसका लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। C4H10 सूत्र में से 2 संरचनाएं के लिए संपूर्ण अणु। हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में से एक ही सूत्र C4H10 है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाएं वाले ऐसे यौगिक संरचनाएं समन्वय कहलाती है। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय है, आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा इसकी संरचना निम्न है। जैसे ये क्या हो गया, एक कार्बन का 6 कार्बन का बनाया गया संरचना है और ये भी कार्बन के 6 संरचना बनाया गया है। साइक्लोहेक्सेन की संरचना कार्बन कंकाल संपूर्ण अणु, यानी इसमें अणु को हाइड्रोजन को बैठाया गया है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे बेंजीन C6H6 की संरचना निम्न है। यह है बेंजीन का C6H6, दोनों में हाइड्रोजन भी 6 है और कार्बन भी 6 है, और ये बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन की संरचना है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन
कहलाते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं, या एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। जैसे में CnH2n+2 CnH2n+2 ये क्या हो गया? ये हो गया एल्केन हो गया। और CnH2n ये हो गया एल्काइन। और एल्कीन हो जाता है CnH2n-2 ये हो जाएगा एल्कीन। मुझसे दोस्ती करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोजन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि चित्र 4.3 में दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिसमें यह उपस्थित होता है यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा की द्वारा समूह की मुख्य संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई है। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह बनाए कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। कार्बन यौगिक में कुछ प्रक्रियात्मक समूह जैसे में विषम परमाणु यौगिक के प्रकार और प्रक्रियात्मक समूह का फार्मूला ClBr ऑक्सीजन, एल्कोहल के OH लगता है, एल्डिहाइड के CH डबल बॉन्ड O, कीटोन का C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रक्रियात्मक समूह या फॉर्मूला। आइए आगे देखते हैं समजातीय। समजातीय आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जा सकती है। कार्बन के परमाणुओं को आपस में जोड़ करके विभिन्न लंबाई की श्रृंखला बनाई जा सकती है। यह श्रृंखला शाखित भी हो सकती है। साथ ही इस कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्म से तय करते हैं, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH के रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता है।
अतः यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को देखेंगे। यदि हम उपरोक्त यौगिक के सूत्र को देखें, जैसे कि CH4 और C2H6 और C3H8, CH4 और C2H6 इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है और C2H6 C3H8 इनमें CH2 का इकाई का अंतर है, यानी दोनों में अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगले युग्म प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है? क्या आप इन युग्म के आणविक गुणधर्मों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन परमाणुक द्रव्यमान 12U है तथा हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1U है। इसी प्रकार एल्कीन की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, जिसके बारे में हम पहले की अनुभार 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उपरोक्त सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8, C5H10, क्या इनमें सभी CH2 का इकाई का अंतर है? क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहाँ N 2, 3, 4 तथा आप इसी प्रकार एल्केन तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र बना सकते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म क्रमबद्ध दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। क्रियाकलाप 4.2 सूत्र तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। CH3OH तथा C2H5OH, C2H5OH तथा C3H7OH। तीसरा C में C3H7OH और C4H9OH। क्या इस तीनों में कोई समानता है? एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहल को कार्बन परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनको एक समजातीय श्रेणी के परिवार कहा जा सकता है? सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूहों के लिए 4 कार्बन के यौगिक वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए। कार्बन यौगिक के नाम पद्धति। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार वैश्विक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग, अनुलग्न, प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे क्रियाकलाप 4.2 में लिए गए अल्कोहल के नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल। निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। फर्स्ट में
यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। दूसरा, प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इनको पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया गया है। तीसरा, यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया गया हो तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न नाम स्वर ए या यू से प्रारंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में ई हटाकर इसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करके, जैसे कीटोन समूह का 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जाएगा। प्रोपेन ई माइनस करेंगे और ONE1 जोड़ देंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम ANE को सारणी 4.2 के अनुसार ENE या YNE में प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विआबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला प्रोपेन कहलाती है तथा त्रिआबंध होने पर यह प्रोपाइन कहलाती है। कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिक के नाम पद्धति, यौगिकों के प्रकार, पूर्वलग्न या अनुलग्न और उदाहरण। हैलोएल्केन, पूर्वलग्न क्लोरो या ब्रोमो आदि। क्लोरोप्रोपेन यानी C3 और सब में H लगेगा और इसके साथ Cl लगेगा तो Cl लग गया तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। एल्कोहल, अनुलग्न OL लगेगा। ब्रोमो, यदि Br लग गया तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया। एल्कोहल में अनुलग्न OL है यानी कि प्रोपेनोइल हो जाएगा और एल्डिहाइड में L लगा है यानी कि एल्डिहाइड में L लग गया तो प्रोपेनैल हो जाएगा। प्रोपेनैल यानी अनुलग्न O डबल बाउंड O लग जाएगा और यहाँ पे अनुलग्न OL, यदि एल्कोहल है तो OH द्वारा और एल्डिहाइड में डबल बाउंड O लगेगा। कीटोन, अनुलग्न ONE यानी प्रोपेनोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक एसिड यानी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। एल्कीन में EN लगेगा, ENE यानी प्रोपीन हो जाएगा और एल्काइन में YNE लगेगा तो प्रोपाइन हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। इस भाग में हम कार्बनिक यौगिक के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूँकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उनके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। दहन क्या है? दहन क्या है इसको बारे में हम देखते हैं। आपने सभी उपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन के ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में ऑक्सीजन अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया था। C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। CH4 प्लस H2 CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। CH3 CH2OH प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि से 1 और 2 अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए।
क्रियाकलाप 4.3 सावधानी। इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पूर्वेक्षण अनिवार्य है, यानी कि शिक्षक वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। एक स्पैचुअल में एक एक करके कुछ कार्बनिक यौगिक नेफ्थलीन, कैम्फर और एल्कोहल को लेकर जलाइए। ज्वाला के प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए तथा निम्नलिखित लिखिए एवं धुआं उत्पन्न हुआ या नहीं। ज्वाला के ऊपर धारा के एक तस्तरी रखिए। इसमें से किसी भी यौगिक के कारण का तस्तरी पर कोई निक्षेपण हुआ। क्रियाकलाप 4.2 एक बुनसेन बर्नर जलाइए तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली कजली ज्वाला कब प्राप्त हुई? नीली ज्वाला कब प्राप्त हुई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु का तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ रूप व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोल जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। इसके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन और ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं? क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान देखिए। लकड़ी अथवा कोयले जलना आरंभ होने पर क्या होता है? आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान ज्वाला उत्पन्न होता है तथा बिना ज्वाला ऊष्मा देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ज्वाला उत्पन्न होता है। लकड़ी तथा तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं के ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देते हैं तथा ज्वाला होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व के अभिलाषणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने पर प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का प्रेक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कजल उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे? कोयला तथा पेट्रोल का निर्माण। कोयला तथा पेट्रोल का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न, अन्य पौधे का अवशेष है।
संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों के परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे छिद्र छोटे समुद्र पर पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। इस उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गई तथा गाद से ढक गए। उस मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गए। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? ऑक्सीकरण क्रियाकलाप 4.5 एक प्रश्नाली में लगभग 3 ml एथेनॉल लीजिए तथा इसे जल उष्मा में सावधानी से गर्म कीजिए। इस विलय में क्षारीय पेट्रोलियम परमैंगनेट का 5% एक एक बूंद करके डालिए। डालने पर आरंभ में क्या पेट्रोलियम परमैंगनेट का रंग बदल रहा है? अधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता? प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसा अभिक्रिया भी होती है जिसमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है, जैसे CH3CH2OH, CH3CH2OH CH3COOH में बदल जाता है। क्षारीय KMnO4+ ऊष्मा की उपस्थिति में या अम्लीकृत K2Cr2O7+ ऊष्मा की उपस्थिति में CH3COOH बनता है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इस पदार्थों को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। संकलन अभिक्रिया क्या है? पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होता है जिसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। C+C निकेल उत्प्रेरक CCH हाइड्रोजन की उपस्थिति में। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है। वनस्पति तेल जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं।
भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेल का उपयोग करना चाहिए। असंतृप्त वसा वाले तेल उपयोग करना चाहिए, संतृप्त वसा वाला अम्ल तेल नहीं, ये हानिकारक होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिक्रमक की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, क्योंकि एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। CH4+Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl+HCl। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दोनों यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कक्ष के ऊपर ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थ का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ सकती है। हालांकि एथेनॉल पानी निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पीना निंदनीय है यानी अच्छा नहीं है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकता है। काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्रियाकलाप 4.6 शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल परिशुद्धि एल्कोहल में डालिए। आप क्या प्रेक्षित करेंगे? उत्सर्जित गैस की आप कैसे जांच करेंगे? एथेनॉल की अभिक्रिया। सोडियम के साथ अभिक्रिया 2Na प्लस 2CH3CH2OH जब अभिक्रिया करता है तो 2CH3CH2O Na प्लस H2 यानी सोडियम एथाइक्साइड। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एल्कोहल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया 443 के तापमान पर एथनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। एथीन बनता है। CH3CH2OH
गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एथीन है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के द्वारा रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो उससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन, सामान्य अतिवाद्य का कम हो जाना एवं भावुकता आदि। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मिथेनॉल बन जाता है। मिथेनॉल यकृत की कोशिकाओं को घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। चक्षुष तंत्रिका को प्रभावित होने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस शीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करते हैं। एथेनॉल अम्ल का गुणधर्म। एथेनॉल अम्ल के गुणधर्म। एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार में परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 कैलोरी होता है और इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिन में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलाक्षणिक इसलिए अम्लीय होते हैं। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। हालांकि
खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। क्रियाकलाप 4.7 लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक का उपयोग कर तनु एसिटिक अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान तुलना कीजिए। क्या लिटमस परीक्षण में दो अम्ल सूचित होते हैं? सार्वत्रिक सूचक से क्या दोनों अम्लों का प्रबल होने का पता चलता है? क्रियाकलाप 4.8 एक रखनली में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें 1 ml एथेनॉल पराशुद्धि एल्कोहल एवं ग्लाइसल एसिटिक अम्ल लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक जल ऊष्मा में उसे गर्म करें जैसे कि 4.1 में दिखाया गया है। अब इसे उस बीकर में उड़ेल दीजिए जिसमें 20 से 50 ml जल हो तथा उस विलयन को सूंघिए। एथेनॉल अम्ल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल अम्ल की अभिक्रियाएं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रियाएं से निर्मित होते हैं। एथेनॉल अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रशुद्धि एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनते हैं। CH3COOH प्लस CH3CH2OH अम्ल से अभिक्रिया करके एथेनॉल अम्ल और एथेनॉल अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर प्लस जल का निर्माण करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होते हैं। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः एल्कोहल एवं कार्बोनिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COO C2H5NOH की उपस्थिति में C2H5OH प्लस CH3COO Na क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनॉल अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। NaOH CH3COOH CH3COONA प्लस H2O। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है जानने के लिए आइए हम क्रियाकलाप देखें। 4.9 अध्याय 2 में क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कीजिए। एक प्रखनली में एक स्पैचुअल भरकर सोडियम कार्बोनेट लीजिए जिसमें 2 ml तनु एथेनोइक अम्ल मिलाएं। आप क्या प्रेक्षित करते हैं? ताजे चूने के जल में इस गैस को प्रवाहित कीजिए। आप क्या देखेंगे? क्या इस परीक्षण से एथेनॉल अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रियाएं से उत्पन्न गैस का पता चल सकता है? अब सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यह क्रियाकलाप दोहराएं। कार्बोनेट एवं
हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। 2CH3COOH प्लस Na2CO3 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 CH3COOH प्लस NaHCO3 अभिक्रिया करेगा तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। साबुन और अपमार्जक दोनों में क्रियाकलाप 4.10 दोनों में एक एक बूंद तेल पाक तेल डालिए एवं उन्हें ए एवं बी नाम दीजिए। प्रश्नावली बी में साबुन के घोल की कुछ बूंद डालिए। दोनों प्रश्नावली के समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों प्रश्नावली में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर तक दोनों प्रश्नावली की स्थिर रखिए एवं फिर उस पर ध्यान दीजिए। क्या तेल की परत अलग हो जाते हैं? ऐसा किस प्रश्नावली में पहले होता है? इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभावों का पता चलता है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और आप जानते हैं कि तेल पानी में घुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से परस्पर क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेली संरचना तैयार करते हैं। यहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिशेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या आप मिशेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से मदद करता है? ये देखिए मिशेल का निर्माण होता है। यह है मैल और यह है तेल के बूंदे और यह है हाइड्रोजन। पूरा हाइड्रोजन है और ये जब इस पे जाता है तो इसको बाहर कर देता है। मिशेल का निर्माण कर रहा है। मिशेल देखिए यहाँ पे पूरी तरह से समझाया गया है। मिशेल साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरे के विपरीत गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जलारागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा छोर जल के बाहर होता है। जल के अंदर इस अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणु का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होते हैं जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के
रूप में साबुन अच्छा करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। जैसे देखिए, ये है मैल, यानी कि यह है तैलीय पदार्थ जो कपड़ा में लगा हुआ है। जलरागी शिरा, जलविरागी शिरा। जलरागी शिरा ऊपर है, जलविरागी शिरा नीचे है। चिकनाई अथवा मैल, ये क्या है? मैल है या चिकनाई है? एक कपड़ा है। ये पहले हल्का सा ऊपर उठा, फिर ये गोला बन गया और ये पूरा कपड़ा से अलग हो गया और ये कपड़ा साफ हो गया। क्रियाकलाप 4.11। अलग अलग प्रणाली में 10-10 ml अशुद्ध जल अथवा वर्षा जल का एवं कठोर जल हैंडपंप या कुएं का जल लीजिए। दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें मिलाइए। दोनों प्रणालियों को एक ही समय तक हिलाइए एवं उससे बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। किस प्रणाली में अधिक झाग बनता है? किस प्रणाली में श्वेत दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होते हैं? शिक्षक के लिए निर्देश: यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं हो तो साधारण जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड को घोलकर कठोर जल तैयार किया जा सकता है। साधारण जल में यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड को घोलकर कठोर जल बनाया जा सकता है। 4.12 दो प्रणालियाँ लीजिए और प्रत्येक में 10-10 ml कठोर जल डालिए। एक में साबुन के घोल की 5 बूंदें तथा दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें डालिए। दोनों प्रणालियों को एक ही समय तक हिलाएं। क्या दोनों में झाग मात्रा समान है? किस प्रणाली में दही जैसा ठोस पदार्थ बनता है? क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल में शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ स्कम जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या से निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इस यौगिक को आवश्यक शिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पूल एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होते हैं। आपने क्या सीखा? कुछ सारणी। कार्बन एवं सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है।
कार्बन की चतुस्संयोजक एवं श्रृंखला प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी शाखा युक्त हो या वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिक की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला के समान प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिक का भी लाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलराशि एवं जलविरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैल मैल या पायस बनता है जो बाहर निकल जाता है। ये चैप्टर पूरा संपूर्ण समाप्त हुआ एक ही वीडियो में, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू।